In question number 16, find the equivalent capacitance of the system shown in the figure between the point A and B. तो यहाँ पर हमें गिवन है C1, C2, C3, यहाँ पर भी C1, C2 गिवन है कैपेसिटर्स, और C1 और C2 आपके सीरीज़ में हैं, ये और ये C1, C2 आपका सीरीज़ में है, और ये आपस में सभी तीनों जो हमारे ब्रांचेस हैं आपस में पैरेलल में। तो इन दिस क्वेश्चन नंबर 16 मैं इसको एक बार ड्रॉ कर देता हूँ। सो इट विल बी समथिंग लाइक दिस, और एक आपका सेंटर में है और बाकी दो यहाँ पर। दिस इज A, दिस इज B, दिस इज C1, C2 एंड दिस इज C3, C1, C2। ये दोनों आपके सीरीज़ में, तो अगर मैं, और ये भी आपके सीरीज़ में है, ये सीरीज़ में और ये वाली सीरीज़ में, तो इनका जो इक्विवेलेंट है हम इसको बना सकते हैं। इट विल बी समथिंग लाइक दिस। तो इसको हम इस तरह से दिखा सकते हैं। ये आपका C1, C2 आपका सीरीज़ में है, तो सीरीज़ में क्या होता है, सीरीज़ में होगा C1 इंटू C2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2, तो ये आपको हो गया C1, C2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2। सिमिलरली जो ये दो थे जो सीरीज़ में, इनका हो जाएगा C1, C2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2, और सेंटर में आपका C3 है। अब ये तीनों पैरेलल में है, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में तीनों की कैपेसिटेंस ऐड अप हो जाती है, और इसको आप फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हो विद अ सिंगल कैपेसिटर, और वो क्या होगा, योर C3 प्लस 2 टाइम्स C1 C2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2, और इसको हम लिख सकते हैं C1 C3 प्लस C2 C3 प्लस ट्वाइस C1 C2 divided by C1 plus C2. So this is the C equivalent in the question number 16. In question number 17, a capacitor is made of a flat plate of area A and a second plate having a stair-like structure as shown in the diagram. The width of the each stair is A, जो width है each stair की A है, and the height is B, तो ये भी आपका A है, ये B है, और ये भी आपका A है, और हमको गिवन है द एरिया इज ए, एरिया ऑफ द प्लेट, दिस फ्लैट प्लेट इज ए। फाइंड द कैपेसिटेंस ऑफ द असेंबली। ओके, तो इस केस में हम क्या कर सकते हैं, आपको पता है कि जो आपकी स्टेयर लाइक स्ट्रक्चर है, स्टेयर लाइक प्लेट है, इट इज़ एट द सेम पोटेंशियल। सिमिलरली ये भी आपका सेम पोटेंशियल पर है, अलग पोटेंशियल होगा, देयर इज़ अ पोटेंशियल डिफरेंस, तभी ये कुछ चार्ज को स्टोर कर पाएगा। तो हम क्या कर सकते हैं, वी कैन कंसीडर दिस स्टेप इनटू पार्ट्स, लाइक इसको हम ट्रीट कर सकते हैं एज 3 कैपेसिटर्स इन पैरेलल, इस तरह से। इन क्वेश्चन नंबर 17 हम इसको स्प्लिट कर देंगे 3 कैपेसिटर्स में विच आर कनेक्टेड इन पैरेलली, लाइक दिस। दिस इज 1 कैपेसिटर एंड दिस इज अनदर एंड दिस इज अनदर। अब इसका जो गैप है दैट इज़ D, और इस कैपेसिटर में जो गैप होगा दैट विल बी D प्लस B, और इस कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में जो गैप होगा दैट विल बी D प्लस ट्वाइस ऑफ B। ओके, और जो बॉटम प्लेट है उसकी जो लेंथ है दैट इज़ 3A, और हमें गिवन है दैट द कैपेसिटर इज़ मेड ऑफ अ फ्लैट प्लेट ऑफ एरिया कैपिटल A, तो इसका मतलब द विड्थ ऑफ द प्लेट विल बी the plate area divided by the length, so this is the width। तो इन सभी कैपेसिटर्स की जो प्लेट्स की विड्थ होगी दैट विल बी A अपॉन कैपिटल A अपॉन 3A। नाउ ऑल दीज कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, तो इफ दिस इट हैज़ अ कैपेसिटेंस C1, अगर इसका C2 है और इसका C3 है, सो द C इक्विवेलेंट विल बी C1 प्लस C2 प्लस C3, और सभी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैं, और इनकी जो लेंथ होगी, लेंथ ऑफ द प्लेट विल बी A बिकॉज ओवरऑल 3A है,
तो length will be a, so it will be epsilon naught. Plate area in this case will be small, you can say your a by 3, capital A by 3, or you can say a into a upon 3, epsilon naught plate area divided by the width between the plates, and it will be epsilon naught a by 3 divided by d plus b, and it will be epsilon naught a by 3 divided by d plus 2b. सो यहाँ पर हमको मिल गया कॉमन एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन 3 1 अपॉन डी प्लस 1 अपॉन डी प्लस बी प्लस 1 अपॉन डी प्लस 2b. सो यहाँ पर हम एलसीएम ले सकते हैं. सो दैट विल बी d इंटू डी प्लस बी इंटू डी प्लस 2b, और यहाँ पर आपका आ जाएगा d प्लस बी इंटू डी प्लस 2b, और यहाँ पर d इंटू डी प्लस 2b, एंड देन हियर विल बी d इंटू डी प्लस b. ओके, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं एंड देन विल गेट द आंसर. d square plus 3db plus 2d square plus d square plus 2bd plus d square plus bd, d plus b इंटू डी प्लस 2b. तो यहाँ पे जो लाइक टर्म्स हैं उनको एडअप कर देते हैं. डी स्क्वायर की टर्म्स आपकी 1 3 4 5, so it will be 5d square plus ये आपका हो गया 6db प्लस सॉरी ये कितना हो गया, सॉरी डी स्क्वायर की टर्म्स क्या है, डी स्क्वायर एंड डी स्क्वायर, सो इट विल बी 3 not 5, and b square will be b square, and that's it, 2b square. So that will be the equivalent capacitance in question number 17. So this is the answer in question number 17. In question number 18, a cylindrical capacitor is constructed using two coaxial cylinders of the same length 10 cm and of radii 2 mm and 4 mm. In part A, calculate the capacitance, and B, another capacitor of the same length is constructed with the cylinder of radii 4 mm and 8 mm. Calculate the capacitance. So in question number 18, we have given a cylindrical capacitor. Okay, the inner radius is 2 mm and the outer radius is 4 mm, and we have to find the capacitance, and the length is 10 cm. So the capacitance of a cylindrical capacitor is 2 pi epsilon naught L divided by natural log of bigger radius, that is say R2 upon R1. So if we substitute the values, what we'll get, 4 pi epsilon naught divided by 2 log your 4 upon 2, and the length will be your 10 centimeter, that is 0.1. So this thing can be written as 1 upon 2 into 9 into 10 raised per 9 log 2, और यहाँ पर आपका 0.1. So this thing will come out to be
So it will be 0.08 into 10 raised to power minus 10. So it will be 8 picofarad. Okay. And in the second part, in part B, so this is your part A. In part B, the outer radius will become 8 mm and the inner radius will become 4 mm. So in B part, your R2 upon R1 is equals to 8 upon 4, that is 2. और यहाँ पर भी आपका 2 है. तो ultimately you will get the same answer because the length of the cylinder is same. So in this case also the capacitance will be 8 picofarad. So this is the answer of question number 18. In question number 19, a 100 picofarad capacitor is charged to a potential difference of 24 volt. It is connected to an uncharged capacitor of capacitance 20 picofarad. What will be the new potential difference across the 100 picofarad capacitor? So in question number 19, first of all we have charged our capacitor with a 24 volt battery, and the capacitor is 100, has a capacitance 100 picofarad. So due to this charging, the charge stored will be 24 into 100 microcoulomb, or we can say 2.4 millicoulomb. And after that we remove this battery and connect our capacitor with a capacitor of 20 picofarad which is uncharged. So this is your 100 picofarad and this is your 20 picofarad, and now this capacitor has a charge of 2.4 millicoulomb. So now the charge will move from this plate to this plate till both the capacitors attain the same potential. Since there is a potential difference, तो चार्ज यहाँ से यहाँ मूव करेगा जब तक कि दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता. अब जब दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाएगा तो जो चार्ज ये है आपका ये किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करेगा? इट विल बी प्रोपोर्शनल टू द कैपेसिटेंस ऑफ द टू कैपेसिटर. तो यहाँ पर जो चार्ज होगा विल बी प्रोपोर्शनल टू कैपेसिटेंस. So if we say this is C1 and this is C2, so the ratio is 100 picofarad to 20 picofarad. So it will be 5:1. So in this ratio, this 2.4 millicoulomb charge will distribute. So the charge here, say the Q1 will be 5/6 into 2.4 millicoulomb, and the charge on this will be Q2, that will be 1/6, one part and total number of parts divided into 2.4 millicoulomb. So it will be 0.4, so 2 millicoulomb, और यहाँ पर आपका 0.4 millicoulomb. So this capacitor will attain a charge of 0.4 millicoulomb and this capacitor will attain a charge of 2 millicoulomb. So we have to find the common potential difference. So V will be Q1 by C1. So Q1 is 2 millicoulomb and C1 is your 100. This is your picofarad. ओके यहाँ पर एक छोटी सी करेक्शन है. यहाँ पर आप जब इसको सॉल्व करके यहाँ पर आपको पिको गिवन है ना कि माइक्रो. सो यहाँ पर आपका पिको है एंड व्हेन वी सॉल्व दिस वी विल गेट 24 नैनोकूलम. सो अगेन यहाँ पर आपका नैनोकूलम होगा, यहाँ पर भी आपका नैनोकूलम है, यहाँ पर भी आपका नैनोकूलम है. सो इट विल बी 0.4 नैनोकूलम. तो यहाँ पर नैनोकूलम है. So this thing will become your 20 volt. So the common potential difference across the two capacitor will be 20 volt. So this is the answer of question number 19. Okay, in question number 20, each capacitor shown in the figure has a capacitance of 5 microfarad and the EMF of battery is 50 volt. How much charge will flow through AB
इफ़ द स्विच एस इज़ क्लोज्ड। ओके, तो हमें ये गिवन है, ये दोनों आपके पैरेलल में कनेक्टेड हैं और ये साथ में आपको एक और कैपेसिटर रखा हुआ है। अब अगर आप देखें, इफ़ आई क्लोज दिस स्विच, तो इसका मतलब क्या होगा, हमने इस कैपेसिटर को शॉर्ट सर्किट कर दिया। अगर शॉर्ट सर्किट कर दिया तो देयर विल बी नो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस कैपेसिटर, सो देयर विल बी नो चार्ज ऑन दिस कैपेसिटर, सो वी कैन रिमूव दिस कैपेसिटर। अगर हमने स्विच को क्लोज कर दिया तो हम इस कैपेसिटर को रिमूव कर सकते हैं, बिकॉज इसमें बिल्कुल भी चार्ज नहीं जाएगा। जितना भी आपका जो करंट है, जो भी फ्लो करेगा चार्ज, वो ऐसी पाथ के अलोंग मूव करता है जहाँ पर आपको बिल्कुल भी रेजिस्टेंस नहीं मिलता, तो सारा का सारा चार्ज यहाँ से मूव कर जाएगा। सो दिस कैन बी रिमूव्ड। तो हमारा इक्विवेलेंट जो सर्किट होगा इन दिस केस, इन क्वेश्चन नंबर 20, तो हमारा जो सिंप्लीफाइड सर्किट है वो कुछ इस तरह से आपको दिखेगा। So this is the circuit when the switch S is closed. So it will be something like this. And the capacitor is 5 microfarad. This one is also 5 microfarad. And the battery is 50 volt. And we have to find the charge. तो चार्ज निकालना है, तो इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल लेते हैं। ये सीरीज़ में, सॉरी पैरेलल में है, तो इट विल बी सम ऑफ द कैपेसिटेंस। इनका जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा वो क्या हो जाएगा, 10 माइक्रोफैरेड हो जाएगा। एंड देन फ्रॉम हेयर 50 volt, so in this case the charge supplied by the battery will be, say this is Q1, so it will be your 10 microfarad into 50, so it will be 500 microcoulomb. So actually we have to find how much charge will flow through AB. तो यहाँ से कितना चार्ज फ्लो करेगा, तो जब हमने इसको क्लोज़ किया था तो कितना चार्ज यहाँ पर टोटल कितना फ्लो किया था वो हमने निकाल लिया है। और जब ये स्विच आपका क्लोज नहीं था उस केस में ऑलरेडी यहाँ पे कुछ चार्ज गया हुआ था, वो कितना था, तो उन दोनों का जो डिफरेंस होगा दैट विल बी द चार्ज फ्लोन थ्रू ए बी व्हेन द स्विच एस इज क्लोज्ड। तो इनिशियल सिनेरियो में देख लेते हैं कितना चार्ज बैटरी ने सप्लाई किया था, वो देख लेते हैं। So in the initial scenario, when the switch S was open, तो आपका जो सर्किट है वो ये है। So यहाँ पर आपकी बैटरी इज 50 वोल्ट एंड दिस इज योर 5 माइक्रोफैरेड, दिस इज ऑल्सो 5 माइक्रोफैरेड एंड दिस इज ऑल्सो 5 माइक्रोफैरेड। अब ये दोनों पैरेलल में, तो इन एडअप हो जाएंगे, तो इसका जो इक्विवेलेंट सर्किट बनेगा दैट विल बी this. So this is 50 volt and this will be your 10 microfarad and this is 5 microfarad. Now these two are in series, तो इनका जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा that will be 10 into 5 upon 10 plus 5 microfarad and it will be 10 by 3 microfarad. So Q2 will be, suppose the charge supplied in the initial scenario is Q2 and it will be 10 by 3 microfarad into the potential difference across the battery, that is 50, so 500 by 3 microcoulomb. So what we can say कि इनिशियल सिनेरियो में इतना चार्ज सप्लाई किया था पॉजिटिव टर्मिनल ने, और उसके बाद जब हमने स्विच को क्लोज किया तो चार्ज जो सप्लाई किया इतना किया, तो बढ़ गया चार्ज, तो कितना बढ़ गया, सो द चार्ज सप्लाइड या चार्ज फ्लोन थ्रू AB will be Q1 minus Q2, so that will be 500 microcoulomb minus 500 by 3 microcoulomb. So it comes out to be 1000 by 3 microcoulomb and it will be your 3.3 into 10 raised to power minus 4 coulomb. So that much charge will flow through AB. So that is the answer of question number 20.
Okay, if you have any doubt in these 5 questions, you can ask in the comment section. Thank you.